पाकिस्तान में क्या आर्मी जनरल्स करप्ट नहीं है? पाकिस्तान वहां तो करप्शन की पराकाष्ठा है। यहां तो तब भी 2-4 नहीं 20-25 परिवार होंगे, वहां तो 5 ही परिवार हैं जिनके पास। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तभी तो, क्योंकि यहां पे हमको समझना पड़ेगा नेपाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। प्रोफेसर, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं जनरल साहब की भी बात मान रहा हूं। जनरल साहब सेज, मैं जनरल जीडी बख्शी सेज कि ऐश्वर्या जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं वहां पे कुछ है नहीं। लोग बाहर आ गए और इतना प्रेशर बढ़ गया है कि सिर्फ एक्स, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद करने से लोग संसद का दरवाजा तोड़ के घुस गए। तो सोचिए फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे होगी। तो फिर व्हाट शुड भारत डू? भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे आता है। मैं नहीं कहता कि नेपाल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उसके पास B-2 बॉम्बर्स हैं या नहीं है तो इसलिए हमें हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, हमारी बाउंड्रीज, वी हैव अ पोरस बॉर्डर, हम पे असर पड़ता है। और इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं और इसलिए आज उस पर बात कर रहा हूं। मैम जी ऐश्वर्या, देखो, भारत के, जैसे आपने कहा कि केवल उनके साथ इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे रिलेशंस हैं। और जैसे आपने कहा कि एकमात्र पूरे वर्ल्ड का भी हिंदू राष्ट्र वो है, तो इसके चलते भारत का, लेकिन आज की डेट में अभी स्टैंड जो होना चाहिए वो ऐश्वर्या, मैं समझती हूँ न्यूट्रल होना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भारत दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता है, यही हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्ट्रैटेजी रही है। और मैं जानूंगी कि अभी भी उनको यही रखना चाहिए। एक सलाहकार की भूमिका वो जरूर अपना सकते हैं कि लोकतंत्र वहां पे जमा रहना चाहिए, वापस मोनार्की नहीं आनी चाहिए। हमने अपना SSB अलर्ट कर दिया है, पोरस बॉर्डर है क्योंकि, लेकिन अभी उनके आंतरिक मामलों में हमको दखल अंदाजी एक स्ट्रैटेजिक रोल से नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना होगा, जब सब बर्बाद हो जाए तब नहीं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं प्लीज, मेरा व्यू नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं तो कब करना चाहिए? जब सब बर्बाद हो जाए। 2001 में राजा मरे, अवधेश जी राजा को, एंड दैट राजा वाज प्रो इंडिया। और ये कोई बात छुपी भी नहीं है। नेपाल का शाही परिवार, नेपाल मोनार्की कह लीजिए, किंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, देवर प्रो इंडिया, अवधेश जी। वो भारत के समर्थक थे, वो भारत को सपोर्ट करते थे, वो चाइना से दूर रखते थे नेपाल को। उस राजा को उसी के घर में, उसी के महल में AK-47 या जिस भी मशीन गन से भून दिया गया। वी केप्ट क्वाइट, हम चुप रहे। ये उनके भाई उनको राजा बनाने की कोशिश की, हालांकि इनके ऊपर भी आरोप लगे। ओली आए, प्रचंडा आए, देबुआ आए, ये तीनों नेता आए, एक ने भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे भारत का सपोर्ट। नेपाल कहां खड़ा है आज? त्रासदी पे। वो जरा आज का जरा तस्वीरें चलाओ शर्मा। अवधेश जी, भारत को इससे असर पड़ता है। एक तरफ बांग्लादेश, वहां त्राहिमाम है, श्रीलंका ऑलरेडी परेशान है। अगर नेपाल में ये हुआ, पाकिस्तान हमें ऑलरेडी पता है, अफगानिस्तान की हमें पता है क्या है, तालिबान से हम डील कर रहे हैं, हम अपनी जीप काट के अफगानिस्तान से बात करते हैं। अगर नेपाल में ये सिचुएशन हुई तो भारत क्या सोचेगा? 7 समंदर पार की, हम तो चारों तरफ से गिर जाएंगे। अवधेश जी, ऐसा देखिए, ये एक शांत और स्थिर विश्व के, एक शांत और स्थिर विश्व में नीति है कि भारत कहीं हस्तक्षेप न करे। लेकिन भारत हस्तक्षेप न करे और भारत विरोधी स्थिति पैदा हो जाए, ये आज की दुनिया में स्वीकार नहीं है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, ये सब ऐसे देश हैं जिनके आंतरिक स्थिति से भारत सीधा प्रभावित होता है और भारत को वहां के परिवर्तन में अहस्तक्षेपकारी भी भूमिका निभानी ही चाहिए, मैं ये मानता हूं। मैं निजी तौर पर बताता हूं कि मैं नेपाल के खासकर मधेश आंदोलन में लंबे समय तक रहा हूं, मैं वहां गया हूं। मेरे कार्यक्रम पर भी प्रचंड की पार्टी ने एक बार बैन किया था और अनेक नेताओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। इस समय का जो आंदोलन है, अगर हम ये मानते हैं कि 3 तारीख को एक बैन हुआ है और 9 तारीख को नेपाल के इतने जिलों में एक साथ लोग खड़े हो गए हैं और बेरोजगारी कोई 10 और 15 दिन में है, आर्थिक स्थिति 10-15 दिन में खराब हो गई और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि स्थिति के मूल्यांकन में थोड़ी गहराई से जाना पड़ेगा। ये बात सही है
कि इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जाने से, चूंकि $1 बिलियन का जो व्यापार है वह सोशल मीडिया के माध्यम से है। लोग बात करते हैं, आप नेपाल भारत फोन करेंगे तो 1 मिनट का 19 रुपया 50 पैसा लग जाता है अभी नेपाल में फोन करने का, और आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो जाहिर है एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी वो क्या थी, कभी नेपाल के लोगों से पूछने की कोशिश नहीं हुई। 2006 का समझौता माओवादियों के साथ हुआ था हथियार पलटने के बाद, वो कोई जनमत के आधार पर नहीं था। 2008 में जो परिवर्तन हुआ है, आप खुद बता रहे थे, 16 वर्ष में 10 प्रधानमंत्री वहां आ चुके हैं। अब इस समय जो लोग हैं, शेर बहादुर देउबा 3 बार बन चुके हैं। केपी शर्मा ओली के बारे में मान्यता है कि ये इनकी पार्टी में भले इनको संख्या न रहे लेकिन ये सत्ता में ही रहते हैं, और चीन का प्रभाव व्यापक है इस समय, क्योंकि चीन तो हमारी सीमा पर वहां के माध्यम से पहुंच गया है, और एक हुलाई जगह है जिस पर चीन का अतिक्रमण हुआ, और जब केपी शर्मा ओली ने वहां कोई आवाज नहीं उठाई तो हंगामा हो गया था देश में। अभी केपी शर्मा ओली एससीओ मीट में गए थे और वहां उन्हें लीपू लेक दर्रे की आवाज उठा दी, जिस पर शी जिनपिंग ने कहा कि भाई वो एक पारंपरिक दर्रा है लेकिन एक भारत और नेपाल का मुद्दा है। तो केपी शर्मा ओली एक अलग किस्म की भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काकर शासन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से नेताओं के प्रति विश्वास इतना घटा है वहां, पॉलिटिकल स्थापित पार्टियों के प्रति विश्वास घटा है वहां, और इस कारण देश में हिंदू राष्ट्र और राजशाही का जो आंदोलन था, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 20-20, 25-25 हजार की संख्या जो है एक सभाओं में आती थी और पूरे देश में आंदोलन है। उसके जो नेता है दुर्गा साई इस समय जेल से बाहर है और इस आंदोलन का उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये कोई एक रूप आंदोलन है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ नेपाल लंबे समय से एक आध्यात्मिक देश रहा है, एक धर्म प्रधान देश रहा है, उसको बिना बहस के सेकुलर देश बनाने की एक छटपटाहट उसके अंदर है, और उसके जो परिणाम इस समय देख रहे हैं ईसाईकरण में, इस्लामीकरण में, जिस ढंग से मस्जिदें बन रही है वहां, उन सब के विरुद्ध छोटे छोटे आंदोलन वहां होते रहे हैं, मेरे पास वीडियो आते रहे हैं। तो इन सबको मिला के इस समय ये लगा कि सरकार इसको संभालने में सक्षम नहीं है। और अभी एलन मस्क ने अभी शायद कुछ बयान दिया है या ट्वीट पर कोई बता रहा था कि उसने कहा कि देश भ्रष्टाचारी है और वहां हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांग रहे थे। अरे भाई, दुनिया भर में पैसे दे के आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, नेपाल को आप ऐसे घोषित कर रहे हो। तो ये कुल मिलाकर जो सिचुएशन है कि ऐसे नेता जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं कि जब माओवादियों से मार होती थी तो हम लोगों को फोन करते थे, उनके बच्चे अमेरिका में भाई बैठे हुए, परिवार फलाने जगह है, कहां से इतने पैसे आ गए सबके भाई। तो एक असंतोष है, पर ये रियलिटी है, समझ नहीं बट ये रियलिटी है सर। नेपाल की बात करिए, भूटान अलग है, नेपाल की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, पाकिस्तान की बात कीजिए, भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ। और नेपाल हां एक लौता हिंदू राष्ट्र है पूरी दुनिया में अवधेश जी, लेकिन करप्शन से अछूता नहीं है। और अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि आईएसआई पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जरा जो एरियल शॉट आया नया देखिए तो कितने लोग सड़कों पे हैं। ये सिर्फ एक्स और व्हाट्सएप की वजह से है क्या? नहीं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको पता नहीं करना क्या है, उनका भविष्य अधर में है। लेकिन इसका सीधा असर भारत पे पड़ता है।